नमस्कार। चलिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। ये एक ऐसा विषय है जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है। तो हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि इस पूरी चर्चा को इतने विस्तार और इतनी स्पष्टता से समझें कि अंत में इससे जुड़ा कोई भी सवाल हमसे छूटे नहीं। लेकिन इस पूरी सूची को देखने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल हमारे मन में आता है। आखिर किसी भी जगह को विश्व धरोहर या वर्ल्ड हेरिटेज का इतना प्रतिष्ठित दर्जा मिलता क्यों है? इसका आधार क्या है? अगर हम इस एक सवाल का जवाब समझ गए तो समझिए कि हमने यूनेस्को की पूरी अवधारणा और उसके महत्व को समझ लिया। तो इस गहन विश्लेषण के लिए हमने अपनी पूरी चर्चा को 6 स्पष्ट भागों में बांटा है। सबसे पहले हम यूनेस्को की मूल अवधारणाओं को समझेंगे। फिर हम 1983 में भारत की पहली धरोहरों के ऐतिहासिक महत्व को जानेंगे। उसके बाद हम स्थापत्य के स्वर्णिम युग, शाही विरासत और भारत की सांस्कृतिक विविधता का विश्लेषण करेंगे। और आखिर में जो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हाल ही में जुड़ी नवीनतम सूची पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी विषय को गहराई से समझने के लिए उसकी नींव यानी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स परीक्षाओं में तो अक्सर इन्हीं बुनियादी बातों से सवाल बन जाते हैं, इसलिए हम यहीं से शुरू करेंगे। तो विश्व धरोहर का जो सबसे केंद्रीय सिद्धांत है वो है आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, यानी उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य। यही 1972 के विश्व धरोहर सम्मेलन का दार्शनिक आधार है। इसका मतलब यह है कि किसी स्थल का सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व इतना ज्यादा, इतना असाधारण हो कि वो किसी एक देश की सीमाओं से परे पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण हो। एक ऐसी संपत्ति जो हम सबकी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए साझा हो। और जो विश्व धरोहर समिति होती है वो इसी ओयूवी के आधार पर तय करती है कि किसी स्थल को सूची में शामिल करना है या नहीं। अब इसी ओयूवी के आधार पर यूनेस्को स्थलों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटता है। पहली है सांस्कृतिक धरोहर। इसमें वो जगह आती हैं जो इंसान ने बनाई हैं, जैसे कि शानदार स्मारक, मंदिर या फिर पूरे के पूरे ऐतिहासिक शहर। दूसरी है प्राकृतिक धरोहर, जिसमें कुदरत की अनूठी रचनाएं शामिल हैं, जैसे कि नेशनल पार्क या खास जंगल। और तीसरी श्रेणी है मिश्रित, जिसमें वे स्थल आते हैं जहां प्रकृति और संस्कृति का महत्व आपस में इतना घुला मिला है कि उन्हें अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। और अगर हम भारत की बात करें तो ये चार्ट एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर दिखाता है। 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 44 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से 36 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित श्रेणी में है। यह संख्या भारत को दुनिया के उन देशों में शामिल करती है जहां सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल हैं। और हां, परीक्षा के लिए इसे याद रखने का एक सरल तरीका हो सकता है 36 कल्चर प्लस 7 नेचर प्लस 1 मिक्स्ड इज इक्वल टू 44 इंडिया फिक्स्ड। चलिए, अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि भारत की ये यात्रा शुरू कैसे हुई। साल 1983 भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। ये वो साल था जब पहली बार एक साथ 4 भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये सिर्फ एक सूची में नाम आने की बात नहीं थी, ये वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक महानता को एक औपचारिक स्वीकृति मिलने जैसा था। ये हमारी 4 आधारशिलाएं थीं: ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। इन चारों का एक साथ चुना जाना कोई संयोग नहीं था। ये चारों स्थल मिलकर भारतीय इतिहास, कला और दर्शन की ऊंचाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इन चारों फाउंडेशनल साइट्स को उनके वर्ष के साथ याद रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक बहुत ही सरल सा स्मृति सहायक है, ताजे यानी ताजे। टी से ताजमहल, ए से आगरा फोर्ट, जे से अजंता और ई से एलोरा। ये चारों भारत की विश्व धरोहर यात्रा के शुरुआती बिंदु हैं, इसलिए इनका वर्ष 1983 जरूर याद रखिएगा। आगरा में ये जो दोनों स्मारक हैं, ये मुगल वास्तुकला के 2 बिल्कुल अलग अलग चरणों को दिखाते हैं। एक तरफ है ताजमहल, जो शाहजहां के दौर की नज़ाकत और खूबसूरती का प्रतीक है। ये सफ़ेद संगमरमर में लिखी गई एक कविता जैसा है, जो अपनी सिमेट्री और बारीक पिएट्रा ड्यूरा की कारीगरी के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर है अकबर का बनवाया हुआ आगरा का किला, जो लाल बलुआ पत्थर से बनी एक मजबूत सैन्य संरचना है, जो मुगल साम्राज्य की ताकत और विस्तार को दिखाती है। और विडंबना देखिए
कि शाहजहां ने अपने जीवन के आखिरी साल इसी किले में एक कैदी के तौर पर बिताए, जहां से वो अपनी सबसे प्रिय रचना ताजमहल को देखा करता था। और अब चलते हैं महाराष्ट्र की इन दो अद्भुत गुफाओं की ओर। ये भारतीय कला की दो अलग अलग आत्माओं को दर्शाती हैं। अजंता की गुफाएं, जो लगभग पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, अपनी पेंटिंग्स और म्यूरल्स के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। ये पेंटिंग्स जातक कथाओं के जरिए बुद्ध के जीवन और उनके दर्शन की एक जीती जागती कहानी कहती हैं। वहीं दूसरी तरफ एलोरा अपनी वास्तुकला की भव्यता और धार्मिक सहिष्णुता का एक बेजोड़ उदाहरण है। यहां आपको बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से जुड़ी गुफाएं एक साथ मिलती हैं। और यहीं पर है कैलाश मंदिर, जो एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराशकर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा अखंड स्थापत्य है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी हमें हैरान कर देता है। अब हम भारत की विरासत के एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जिसे हम सचमुच स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कह सकते हैं। इस दौर में गुप्त काल से लेकर मध्यकाल तक अलग अलग राजवंशों ने पूरे भारत में ऐसे भव्य मंदिर और शहर बसाए जो आज भी उनकी कला और तकनीकी उत्कृष्टता की गवाही देते हैं। इस युग के कुछ प्रमुख रत्नों में शामिल हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, हम्पी के खंडहर, खजुराहों के मंदिर, महाबलीपुरम के स्मारक, महान चोल मंदिर, पट्टदक्कल के मंदिर समूह, सांची का महान स्तूप और एलिफेंटा की गुफाएं। इनमें से हर एक स्थल अपनी खास शैली और ऐतिहासिक संदर्भ की वजह से अनूठा है। इस स्लाइड पर हम दो बहुत ही विशिष्ट मंदिर शैलियों का विश्लेषण करते हैं। एक तरफ है पूर्वी गंगा राजवंश द्वारा बनवाया गया कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे सूर्य देव के एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। इसके पहिए समय के साथ सूर्य की गति को दिखाते हैं, मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक खगोलीय घड़ी भी है। दूसरी ओर चंदेल राजवंश द्वारा बनवाए गए खजुराहों के मंदिर हैं, जो नागर शैली की परिपक्वता का प्रतीक हैं। इनकी मूर्तिकला को अक्सर सिर्फ कामुकता के दृष्टिकोण से देखा जाता है, जो एक बहुत बड़ी भूल है। असल में यह जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का एक गहरा दार्शनिक चित्रण है। पट्टदकल की खूबसूरती और इसका महत्व इस बात में है कि ये स्थापत्य का एक संगम स्थल है। चालुक्य राजवंश के समय में ये जगह एक तरह की वास्तुशिल्प प्रयोगशाला बन गई थी, जहां उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली दोनों के मंदिर एक ही जगह पर बनाए गए। ये भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक एकता का एक जीता जागता सबूत है, जहां दो महान परंपराएं एक दूसरे से मिलती हैं और संवाद करती हैं। दक्षिण भारत की स्थापत्य कला अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी अपनी बेहतरीन नगरीय योजना और स्मारकों के विशाल पैमाने के लिए जानी जाती है। पल्लव वंश द्वारा बनाए गए महाबलीपुरम के शिलाखंड रथ असल में भविष्य के विशाल द्रविड़ मंदिरों के शुरुआती प्रोटोटाइप थे, जिन्हें एक ही पत्थर से तराशा गया था। और फिर चोल राजवंश ने तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम में ऊंचे ऊंचे विमानों वाले मंदिर बनाकर द्रविड़ शैली को उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचाया। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि उस समय के सामाजिक और आर्थिक जीवन के केंद्र भी थे। चलिए अब उस दौर की बात करते हैं जब भारत पर बड़ी बड़ी सल्तनतों और साम्राज्यों का शासन था। दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और राजपूत राज्यों के स्मारकों के जरिए हम भारत, इस्लामी और राजपूत वास्तुकला के विकास को और उनके बीच हुए आदान प्रदान को समझेंगे। ये समय रेखा दिखाती है कि मुगल वास्तुकला कैसे धीरे धीरे विकसित हुई। इसकी शुरुआत होती है हुमायूं के मकबरे से, जिसके चारबाग शैली के बगीचे और दोहरे गुंबद ने आगे चलकर ताजमहल के लिए एक प्रेरणा का काम किया। फिर अकबर ने फतेहपुर सीकरी के रूप में एक पूरी शाही राजधानी बसाई, जिसमें भारतीय और फारसी शैलियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। शाहजहां के दौर में ताजमहल के साथ ये कला अपने शिखर पर पहुंची और आखिर में दिल्ली का लाल किला परिसर मुगल सत्ता के चरमोत्कर्ष का प्रतीक बन गया। मुगलों से पहले दिल्ली सल्तनत ने भारत इस्लामी वास्तुकला की नींव रखी थी, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कुतुब मीनार और उसका परिसर। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई ये मीनार, जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की मीनार है, सिर्फ एक मीनार नहीं थी, बल्कि दिल्ली पर सल्तनत की जीत का एक प्रतीक थी। इसके निर्माण में स्थानीय भारतीय कारीगरों का भी हाथ था, जिसकी वजह से हमें इस्लामी ज्योमेट्रीय पैटर्न और भारतीय फूलों के डिजाइन का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। अब तक हमने ज्यादातर प्राचीन और मध्यकालीन भारत की बात की। चलिए अब अपने विश्लेषण का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं। इस खंड में हम उन स्थलों को देखेंगे जो भारत के औपनिवेशिक इतिहास, आधुनिक इंजीनियरिंग के चमत्कारों और अनूठी शहरी नियोजन परंपराओं को दर्शाते हैं।
ये भारत की विरासत की विविधता को दिखाते हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत की विविधता वाकई अद्भुत है। एक तरफ गोवा के चर्च हैं, जो पुर्तगाली मैनुएलिन और बैरोक वास्तुकला के एशिया में सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। दूसरी तरफ भारत के पर्वतीय रेलवे हैं, जो मुश्किल पहाड़ी इलाकों में ब्रिटिश औद्योगिक काल की इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। और फिर है जयपुर शहर, जो प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित एक ग्रिड प्लान वाला आधुनिक शहर है। ये तीनों स्थल भारत की विरासत के अलग-अलग कालखंडों और प्रभावों को दर्शाते हैं। और अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के अंतिम और शायद परीक्षा के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण खंड पर, यानी हाल के वर्षों में सूची में शामिल किए गए स्थल। क्योंकि ये करंट अफेयर्स का हिस्सा हैं, इनसे सवाल पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद हम इस व्याख्यान के अगले भाग के लिए मंच तैयार करेंगे। हाल के सालों में भारत की सूची में कई बहुत ही महत्वपूर्ण और विविध स्थल जुड़े हैं। 2021 में जुड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का महानगर धोलावीरा, जो अपनी अनूठी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। 2023 में रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा और कला की सोच का साकार रूप शांति निकेतन, और साथ ही कर्नाटक के हॉयसल मंदिर, जो अपनी जटिल सितारा आकार की योजना और सोपस्टोन की मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। 2024 में असम के अहोम राजवंश के मेदाम यानी शाही टीले, और 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य, जो रक्षा के लिए भौगोलिक बनावट के इस्तेमाल का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब तक हमने भारत की समस्त सांस्कृतिक विश्व धरोहर परंपरा को प्राचीन काल से आधुनिक काल तक एक सतत धारा के रूप में समझ लिया है। अगले भाग में हम भारत की प्राकृतिक और मिश्रित विश्व धरोहर स्थलों की गहन पारिस्थितिक और भौगोलिक व्याख्या करेंगे। तो पिछली चर्चा में हमने भारत की सांस्कृतिक विरासतों को गहराई से समझा था। अब चलिए अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और भारत के प्राकृतिक अजूबों के दिल में कदम रखते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई खूबसूरत जगह नहीं है, ये असल में वो जीवित, धड़कते हुए इकोसिस्टम है जो हमारे देश की पर्यावरणीय सेहत के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। तो इस हिस्से में हम भारत के 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों पर नजर डालेंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वो कहाँ हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि आखिर उनमें ऐसा क्या खास है, उनकी पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी इतनी अनोखी क्यों है, और हाँ, एग्जाम के लिहाज से कौन सी बातें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो है ये नंबर 7। भारत में कुल 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं। ये एक ऐसा फैक्ट है जो कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, इसलिए इस संख्या को दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए। अब इन 7 नामों को एक साथ याद रखने में मदद के लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, KMKNVGW। ये है काजीरंगा, मानस, केवलादेव, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ग्रेट हिमालयन और पश्चिमी घाट के लिए। इसे अगर आप कुछ बार दोहराएंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए हमारी लिस्ट में सबसे पहले स्थल से शुरू करते हैं, जो है असम का विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा की असली पहचान है ब्रह्मपुत्र नदी का बाढ़ का मैदान। ये इसे एक बहुत ही अनोखा और डायनामिक इकोसिस्टम बनाता है। होता यह है कि हर साल मॉनसून में ब्रह्मपुत्र नदी इस पूरे इलाके में फैल जाती है, जिससे नई उपजाऊ जमीन बनती है और यहाँ की जो मशहूर एलिफेंट ग्रास है उससे पोषण मिलता है। ये बाढ़ और सूखे का जो सालाना चक्र है वही इस जमीन को इतना जिंदा दिल बनाता है और दुनिया की सबसे बड़े एक सींग वाले गैंडे की आबादी को पालता है। तो ये सिर्फ एक जानवर का घर नहीं, बल्कि एक पूरी नदी पर आधारित इकोलॉजी का जीता जागता उदाहरण है। असम में ही हमारा दूसरा स्थल है मानस वन्यजीव अभयारण्य। हालांकि ये काजीरंगा के पास ही है, लेकिन इसकी शोहरत की वजह और इकोलॉजिकल महत्व थोड़ा अलग है। मानस की खासियत पता है क्या है? इसकी मल्टी लेयर्ड कंजर्वेशन स्थिति। मतलब ये सिर्फ एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, बल्कि ये एक टाइगर रिजर्व भी है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और एक एलिफेंट रिजर्व भी। और तो और ये सीधे भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, जिससे जानवरों को आने जाने के लिए एक बहुत बड़ा और सुरक्षित गलियारा मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त था जब ये यूनेस्को की डेंजर लिस्ट में था, लेकिन बेहतरीन संरक्षण प्रयासों के बाद इसे उस लिस्ट से हटा दिया गया, जो इसे संरक्षण की दुनिया में एक सक्सेस स्टोरी बनाता है। चलिए अब पूर्वोत्तर से निकलकर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की तरफ, जो एक बहुत ही अनोखा वेटलैंड इकोसिस्टम है।
केवलादेव असल में एक मानव निर्मित वेटलैंड है, मतलब इसे खास तौर पर पक्षियों के लिए एक जन्नत की तरह डिजाइन किया गया था। बहुत से लोग इसे आज भी इसके पुराने नाम भरतपुर पक्षी अभयारण्य से जानते हैं। इसका वैश्विक महत्व इसलिए है क्योंकि ये सेंट्रल एशिया से आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों के लिए सर्दियों का एक बहुत जरूरी ठिकाना है। ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर एक अहम पड़ाव है। हालांकि यहाँ कभी आने वाले मशहूर साइबेरियन क्रेन का अब न दिखना हमें जलवायु परिवर्तन और बिगड़ते पारिस्थितिक संतुलन की एक गंभीर याद भी दिलाता है। अब हम मैदानी इलाकों से हिमालय की ऊंचाइयों की ओर चलते हैं, उत्तराखंड में मौजूद दो जुड़े हुए स्थलों की ओर, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों स्थल कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है नंदा देवी पार्क, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के चारों ओर एक दुर्गम बर्फीला साम्राज्य है, स्नो लेपर्ड जैसे मायावी जीवों का घर। ये एक कोर जोन का बेहतरीन उदाहरण है जिसे इंसानी दखल से लगभग पूरी तरह बचाया गया है। और दूसरी तरफ है फूलों की घाटी, जो मॉनसून के वक्त रंग बिरंगे एल्पाइन फूलों के कालीन से ढक जाती है। ये ऊंचाई वाले पौधों में एंडेमिज्म का, यानी ऐसी प्रजातियों का जो सिर्फ यहीं पाई जाती हैं, एक अद्भुत उदाहरण है। हिमालय में हमारा तीसरा स्थल हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पश्चिमी हिमालय की जैव विविधता का एक शानदार प्रदर्शन है। इसे 2014 में लिस्ट में जोड़ा गया था, तो जाहिर है ये हाल के करंट अफेयर्स के लिहाज से काफ़ी ज़रूरी है। इसका महत्व सिर्फ वन्य जीवों में नहीं बल्कि वाटरशेड सुरक्षा में भी है। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए जीवन रेखाएं हैं। यहाँ आपको स्नो लेपर्ड, हिमालयन ताहर और ब्लू शीप जैसे जीव मिलेंगे जो इन ऊंची सख्त ढलानों पर रहने के लिए पूरी तरह से ढल चुके हैं। और अब आते हैं हमारी लिस्ट के आखिरी प्राकृतिक स्थल पर, जो कोई एक पार्क नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट किसी एक पार्क या एक राज्य तक सीमित नहीं है। ये एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो 6 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका महत्व इतना ज्यादा है कि इसे दुनिया के सबसे जरूरी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक माना जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ हजारों ऐसी प्रजातियां हैं जो आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं भी नहीं। ये न सिर्फ जीवन का खजाना है बल्कि ये भारत के मॉनसून को बनाने और उसे कंट्रोल करने में भी एक अहम भूमिका निभाता है और हमारी कई बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों को जन्म देता है। तो हमने सभी 7 प्राकृतिक स्थलों को कवर कर लिया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यूनेस्को की एक और खास कैटेगरी है जो प्रकृति और संस्कृति के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। ये है मिश्रित स्थल, यानी मिक्स्ड साइट्स। तो ये मिक्स साइट होती क्या है? देखिए, सीधी सी भाषा में ये एक ऐसी जगह है जहाँ कुदरत की भव्यता और इंसानी संस्कृति की गहराई एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाती है कि आप उन्हें अलग कर ही नहीं सकते। ये प्रकृति और मानव इतिहास का एक ऐसा संगम है जो यूनेस्को के प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों पैमानों पर खरा उतरता है। और भारत में इस अनोखी कैटेगरी में कितने स्थल हैं? सोचिए जरा, सिर्फ एक। यही एक अकेला तथ्य इसे परीक्षा के लिए एक बेहद जरूरी सवाल बना देता है। एक ऐसी जगह जो प्रकृति और संस्कृति दोनों के सबसे ऊंचे मानकों को पूरा करती है। और ये स्थल है सिक्किम में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका प्राकृतिक महत्व तो साफ है, ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी के आसपास का इलाका है, लेकिन इसका सांस्कृतिक महत्व भी उतना ही गहरा है। ये सेक्रेड लैंडस्केप यानी पवित्र परिदृश्य की अवधारणा का प्रतीक है, जहां स्थानीय लेप्चा और बौद्ध समुदायों के लिए ये पहाड़, झीलें और गुफाएं सिर्फ भौतिक संरचनाएं नहीं बल्कि देवता और पवित्र स्थल हैं। प्रकृति और आध्यात्मिकता का यही मेल है जो कंचनजंगा को भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल बनाता है। ठीक है, तो हमने सारे प्राकृतिक और मिश्रित स्थलों को एक एक करके समझ लिया है। अब चलिए फटाफट कुछ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम केंद्रित तथ्यों को मजबूत कर लेते हैं जिन्हें याद रखना ही रखना है। ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं। आज की तारीख में भारत में कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इनका ब्रेकडाउन कैसा है? 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और वो 1 मिश्रित। ये वैश्विक ट्रेंड को भी दिखाता है, जहां सांस्कृतिक स्थल प्राकृतिक स्थलों से कहीं ज्यादा हैं, जो संरक्षण की प्राथमिकताओं पर एक बहस को भी जन्म देता है।
एग्जामिनर्स अक्सर करंट अफेयर से सवाल पूछते हैं, तो हाल में हुए इन एडिशंस पर खास ध्यान दीजिए। कोई भी साइट सीधे विश्व धरोहर नहीं बनती। पहले उसे देश की टेंटेटिव लिस्ट यानी संभावित सूची में शामिल किया जाता है। फिर सालों बाद एक विस्तृत नॉमिनेशन डोजियर तैयार होता है जिसे यूनेस्को भेजा जाता है, और उसके बाद एक लंबी मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू होती है। और याद रखिए, भारत की यूनेस्को यात्रा 1983 में इन 4 स्थलों के साथ शुरू हुई थी। सांस्कृतिक स्थलों का मूल्यांकन ICOMOS नाम की संस्था करती है, जो स्मारकों और स्थलों पर एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद है। वे ये पक्का करते हैं कि स्थल सांस्कृतिक मानदंडों यानी क्राइटेरिया 1 से 6 तक को पूरा करते हैं या नहीं। और जब भारत के एकमात्र मिश्रित स्थल की बात आए तो बस राज्य का नाम याद रखिए, सिक्किम। प्राकृतिक स्थलों जैसे काजीरंगा या पश्चिमी घाट का मूल्यांकन IUCN यानी प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ करता है। वे प्राकृतिक मानदंडों यानी क्राइटेरिया 7 से 10 तक पर ध्यान देते हैं। और कंचनजंगा जैसे मिश्रित स्थल के लिए ICOMOS और IUCN दोनों मिलकर मूल्यांकन करते हैं। अब जब हमने तथ्यों और प्रक्रियाओं को समझ लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी चर्चा के गहरे अर्थ पर सोचते हैं। ये सिर्फ परीक्षा पास करने के बारे में नहीं है, ये हमारी विरासत के सार को समझने के बारे में है। तो खुद से ये सवाल पूछना बनता है, क्या ये स्थल सिर्फ अतीत के अवशेष हैं जिन्हें बस याद कर लेना है, या फिर ये हमें हमारी पहचान, हमारी यात्रा और प्रकृति के साथ हमारे नाजुक रिश्ते के बारे में कुछ और बताते हैं? ये वर्तमान में संरक्षण, पर्यटन और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कैसे कर रहे हैं? अजंता की कला से लेकर पश्चिमी घाट की जैव विविधता तक, होयसल की मूर्तिकला से लेकर हिमालय की आध्यात्मिकता तक, ये सभी स्थल मिलकर भारत की कहानी कहते हैं। ये एक जीवंत विरासत है जो हमें सिखाती है कि हम कौन थे, हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। यदि इन सभी स्थलों को आप एक दूसरे से जुड़े हुए ज्ञान तंत्र के रूप में देखेंगे, तो विश्व धरोहर केवल याद करने का विषय नहीं रहेगा, बल्कि भारत के संपूर्ण ऐतिहासिक और प्राकृतिक चेतना को समझने का माध्यम बन जाएगा। निरंतर अध्ययन करते रहिए, सफलता निश्चित है। जय हिंद।